आज हम जानेंगे महाराणा सांगा के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी, आप उस पे देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में राणा सांगा के जीवन परिचय, उनके सांस्कृतिक योगदान को समझाया है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे उनके राजनीतिक योगदान और उनके आर्थिक योगदान के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें महाराणा सांगा के बारे में। तो हम इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उनसे राजनीतिक योगदान को। राजनीतिक राजनीतिक योगदान में सबसे पहला पॉइंट है राजपूत महासंघ की स्थापना। राणा सांगा एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे राजा थे। उन्होंने उन्होंने सभी राजपूतों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया और उनका ये प्रयास सफल भी हुआ। बहुत से राजपूत राजा महाराणा सांगा की शरण में आए या उनके राजपूत महासंघ में शामिल हुए, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर थे और उन्होंने सभी को एक साथ लाने का काम किया। उन्होंने सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया। तो उनका ये प्रयास हम जानते हैं राजपूत महासंघ की स्थापना से राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन सबका एक साथ लाने का काम राणा सांगा ने किया था। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट क्लियर। अब जानते हैं दूसरा पॉइंट, राजनीतिक योगदान में। दूसरा पॉइंट है मुगलों एवं अफगानों से संघर्ष। महाराणा सांगा के टाइम मुगल शासक बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी था। उन जैसे योद्धाओं से महाराणा सांगा ने युद्ध किया। 1527 ईस्वी में ये खानवा का युद्ध हार गए थे। ये मतलब महाराणा सांगा खानवा का युद्ध हर एक राजा अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। हर एक राजा अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। तो महाराणा सांगा ने भी वही किया था। उन्होंने मालवा, गुजरात और राजस्थान के बड़े भूभाग पे अपना शासन स्थापित किया। ये इनकी विस्तारवादी नीति थी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, तब आगे बढ़ते। चौथा पॉइंट है स्वदेशी शासन की परिकल्पना।
सांगा सिर्फ मेवाड़ तक और राजस्थान तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो दिल्ली थी वो दिल्ली तक भी अपना शासन स्थापित करना चाहते थे और दिल्ली पर हिंदू राज स्थापित करने का प्रयास करना चाहते थे। उनकी यही सोच ने बाकी राजाओं से अलग बनाती है और उनकी इसी परिकल्पना के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, परंतु उनकी ये परिकल्पना सफल नहीं हो पाई जब वो खानवा के युद्ध में पराजित हो गए। हमने राणा सांगा के राजनीतिक योगदान को समझ लिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे उनके आर्थिक योगदान। आर्थिक किसी भी राज्य में अगर आर्थिक योगदान नहीं हो राजा के द्वारा तो उस राज्य की कभी प्रगति नहीं हो सकती और राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता है। परंतु राणा सांगा ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य में बहुत से आर्थिक योगदान दिए, जिसमें से सबसे पहला है कृषि। किसी भी राज्य में अगर कृषि क्षेत्र में योगदान नहीं हो तो उस राज्य में कभी अन्न की पूर्ति नहीं हो सकती, उस राज्य में कभी व्यापार स्थापित नहीं हो सकता। उन्होंने कृषि क्षेत्र में बहुत से तालाबों, नहरों और कुओं का निर्माण करवाया। राणा सांगा के समय में सूखा या अकाल सूखे या अकाल की स्थिति उत्पन्न होती थी तो राणा सांगा कर में रियायत या कर माफी कर देते थे। ये एक अच्छे शासक की प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी प्रजा के दुख सुख एक साथ बांटे। उन्हें उनको बहुत गहराई से समझे कि एक राजा की अच्छी निशानी होती है। और राणा सांगा बिल्कुल ऐसे ही थे। जब वो अपनी प्रजा के सुख दुख बांटते थे या उन्हें भली भांति समझते थे, खेती में स्थानीय बीजों एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग राणा सांगा के द्वारा लाया गया। मतलब वहाँ के जो स्थानीय बीज थे या नेचुरल रिसोर्सेस थे उनका यूज ज्यादा होने लगा जब राणा सांगा का टाइम पीरियड था। जिससे क्या है कि बाहर की जो आयात थी, बाहर से जो आयात होती थी उसमें दूसरा पॉइंट है व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। व्यापार ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ राज्य राज्य में हो। व्यापार के लिए राज्य से बाहर भी निकलना जरूरी होता है। तो राणा सांगा ने जो बाहर निकलने का मार्ग है उनपे उनको उनको सुरक्षित कराया। ये इसमें पहला पॉइंट है। ये इसमें पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट जानते हैं। उन्होंने व्यापारियों का संरक्षण दिया और जो कर की रियायत
स्तरों में भी दिया जाए फिलहाल की गई राणा सांगा के द्वारा तीसरा तीसरा पॉइंट है स्थानीय एवं अंतर्राज्यीय व्यापार, जैसे कपड़ा, मसाला एवं धातु, इनको भी राणा सांगा द्वारा बढ़ावा मिला। इनकी बिक्री ज्यादा हुई। अंतर्राज्यीय व्यापार को होता है जो एक ही राज्य में रह के किया जाता है। जैसे जैसे ये मेवाड़ राज्य में हो रहा है, तो मेवाड़ राज्य के अंदर अंदर ही ये व्यापार होता था। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड है कर प्रणाली में सुधार। इसका मतलब होता है कि उस समय जो कर लिया जाता था राजा के द्वारा, वो कभी कभी क्या है कि बिचौलिए या व्यापारी द्वारा अधिक लिया जाता था। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए राणा सांगा ने कर प्रणाली को सरल एवं न्याय संगत बनाया, जिससे क्या है कि कोई गरीब कर ना ले पाए और प्रजा पे कोई आर्थिक दबाव ना आए। ऐसी व्यवस्था राणा सांगा ने कर प्रणाली में ऐसी व्यवस्था लागू की थी ऐसी व्यवस्था लागू की थी राणा सांगा ने अपनी कर प्रणाली में। वो नहीं चाहते थे कि किसान उस आर्थिक स्थिति के बोझ तले दबा रहे, तो उन्होंने अत्यधिक कर नहीं लगाया किसानों पे। कार्यों से कर लिया जाता था, उसमें क्या है कि कभी कभी झोल हो जाते हैं या उसमें हेरा फेरी की जाती है वहां के स्थानीय अधिकारी द्वारा। तो ऐसी स्थिति में राणा सांगा ने व्यापारिक कर को स्थिर एवं पारदर्शी बनाया, ताकि राजा का विश्वास बना रहे अपनी प्रजा पे और प्रजा या व्यापारी आराम से अपना व्यापार कर सके। आर्थिक योगदान में चौथा पॉइंट है सैनिक व्यय एवं रोजगार। सैनिक व्यय जो सेना पे खर्च किया जाने वाला धन या सेना को वेतन दिया जाने वाला सेना को वेतन जो दिया जाता था। और दूसरा है रोजगार। जब एक राजा के पास विशाल सेना होती है, तो उस विशाल सेना के खर्चे के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता भी होती है। राणा सांगा के शासनकाल में बहुत विशाल सेना थी उनके पास। ऐसे सेना को रोजगार मिला। ये तो बात हो गई रोजगार की। अब जानते हैं राणा सांगा सैनिकों का वेतन कैसे लेते थे। जब भी राणा सांगा का युद्ध जीतते, तो उस युद्ध में जो धनराशि प्राप्त होती थी या जो खजाना मिलता था, राणा सांगा वो क्या करते थे, अपनी सेना के व्यय के लिए उस धन का इस्तेमाल करते थे या उस खजाने का इस्तेमाल करते थे। तो जिससे हम सही के सैनिक जो है, जब विशाल सेना होती है तो सैनिकों का सैनिकों का वेतन भी तो ज्यादा होता है। और सैनिक अधिक होंगे तो रोजगार
तो भी बड़ा बहुत मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।